जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, फार्मा की क्यूसी के अंदर अगर आपको 4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए और अगर फिर आप कहीं जॉब स्विच कर रहे हैं, तो फिर एचपीएलसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आंसर कैसे होते हैं जो एक्सपेक्टेडली पूछे जा सकते हैं। वैसे तो इंटरव्यूअर के जहन में कुछ भी हो, आइडिया नहीं है, लेकिन अगर इतने एक्सपीरियंस पे 4-5 साल बाद जो नॉर्मली जॉब स्विच कर रहे होते हैं, तो किस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एचपीएलसी से। आज की इस वीडियो का फोकस ये है, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग एचपीएलसी ऑन 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस। एक रैंडमली मैंने क्वेश्चंस निकाले एक्सपेक्टेडली जो पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात जो नॉर्मली जो पूछते हैं वो है कि व्हाट इज एचपीएलसी इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कोई एक आंसर दे देते हैं। आल्दो कि आपको इसका आंसर ये देना है, जो एचपीएलसी है वो एज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस भी है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी है, दोनों काउंट होता है। इसकी वजह कि अक्सर आप रॉ मटेरियल कर रहे होते हैं, आपको एचपीएलसी की आईडी रिकमेंडेड होती है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ आरटी होता है, रिटेंशन टाइम। जो एचपीएलसी पे आप आरटी चेक करते हैं हाई तो दूसरे इंडक्शन पे, वो एज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है कि एक्यूरेटली वही चीज़ आ रही है कि नहीं। और क्वांटिटेटिव की टर्म में जब आप एचपीएलसी पे ऐसे परफॉर्म करते हैं और ऐसे कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाल रहे होते हैं, किसी अमाउंट की चीज़ का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, परसेंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो एज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस काउंट होता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। इंटरव्यू में थोड़ा शॉर्ट भी आप कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा ब्रीफली आपको बता रहा हूँ। फिर दूसरा क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेडली इस एक्सपीरियंस पे कि व्हाट इज ट्रबल शूटिंग, इससे आप क्या समझते हैं, इसमें क्या होता है। तो आंसर इसका ये है कि एचपीएलसी पे जो ट्रबल शूटिंग की टर्म है वो रिगार्ड करती है एचपीएलसी ऑपरेशन पे नंबर ऑफ जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करना एचपीएलसी ट्रबल शूटिंग कहलाता है। जिसमें कि पीक शेप खराब हो गई, आरटी शिफ्ट हो गया, टेलिंग आ गया, टेल इफेक्टर बढ़ गया, आरएसडी आउट हो गया, सिस्टम में एयर ट्रैप हो गई, एयर कैसेट ट्रैप हो गई, ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बैक प्रेशर हाई हो गया, तो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करना एचपीएलसी की ट्रबल शूटिंग में आता है। और इस पे आपको इस लेवल पे किसी हद तक कमांड होनी चाहिए कि आप डिफरेंट प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, फिर एक और जो मोस्टली कॉमन क्वेश्चन है लेकिन हर किसी से पूछते हैं, इस लेवल पे पूछ लेते हैं, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ पीक टेलिंग। एचपीएलसी पे पीक टेलिंग क्यों आ जाती है, ये अक्सर क्योंकि रूटीन में आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो इसलिए वो इंटरव्यू पूछते हैं कि एनालिस्ट क्या जानता है इस हवाले से। तो पीक टेलिंग जो है बेसिकली इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है, लेकिन आपने इंटरव्यू में सिलेक्टिवली कहना है अगर आपका कॉलम कंटामिनेटेड है, ठीक तरीके से वॉश नहीं है, तो पीक टेलिंग के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आपके मोबाइल फेस की और सैंपल की लास्ट डायल्यूशन मोबाइल फेस में नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, मैच नहीं है और कॉलम सिलेक्टिविटी भी ठीक नहीं है, तो भी पीक टेलिंग पड़ती है। अगर आप मोबाइल फेस की पीएच आउट कर दिए तो भी आपके पीक टेलिंग के चांसेस बढ़ते हैं। इस तरह के कुछ 2-4 रीजन आपने बताने होते हैं, लेकिन इस पे इसके बैकग्राउंड पे रीजन बहुत सारे, वो एक नो हाउ जानना चाहने होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एयर ट्रैप्ड इनटू एचपीएलसी। एचपीएलसी में एयर ट्रैप्ड होना क्या है और कैसे आ जाती है एयर। देखिए, एचपीएलसी पे इसका आंसर ये है, एचपीएलसी पे एयर ट्रैप होने के जो बहुत सारे सोर्सेज में जो मेन सोर्स है वो आपका मोबाइल फेज है, आपके सॉल्वेंट्स है। अगर आपके सॉल्वेंट्स में एयर है तो वो थ्रू एचपीएलसी पे चली जाएगी। इसीलिए रिकमेंडेड है कि आप मोबाइल फेस या वॉशिंग सॉल्वेंट या कोई भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं कंपोजिशन बनाए हुए सॉल्वेंट से, तो उसको आप डीगेस करें प्रॉपर्ली। अगर आपका मोबाइल फेज या जो मूविंग सॉल्वेंट्स है एचपीएलसी पे वो डीगेस नहीं है, तो थ्रू सॉल्वेंट्स आपके एचपीएलसी में एयर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहला रीज़न इसका यही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू रिमूव एयर इनटू एचपीएलसी, कि आप एचपीएलसी पे एयर को रिमूव कैसे करेंगे। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पूछते हैं कि एनालिस्ट खुद से ये काम कर सकता है कि नहीं। तो एयर रिमूव करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि पर्जिंग का, जो आपका एचपीएलसी के अंदर पर्ज वॉल होता है उसको आप ओपन करके और सिस्टम को एक हाई प्रेशर पे चला देते हैं। नॉर्मली 5 ml पर मिनट पे चल रहा होता है, कम से कम 10 ml पे भी चलाते हैं। तो उससे 2 से 4 मिनट तक आप सिस्टम को चलाते हैं, 5 मिनट तक मिनिमम चलाते हैं हाई प्रेशर पे, पर्ज वॉल्व ऑन करके खोल के, तो उसके बाद सिस्टम से एयर ट्रैप हो जाती है। अब इसमें नोटिस पॉइंट ये है कि पहले आपने पर्ज वॉल्व खोलना है, फिर सिस्टम को हाई प्रेशर दे रहा है, और फिर पहले जब बंद करने लगेंगे तो पहले आप सिस्टम का प्रेशर डाउन करेंगे, फिर आप पर्ज वॉल्व ऑफ करेंगे, बंद करेंगे। इससे आप एयर निकाल लेते हैं। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा एयर है नहीं निकल रही, तो फिर आज पर्ज वॉल से सिरिंज से सक भी करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि अगर एयर इतनी ट्रैप हो गई कि निकल नहीं रही, बबल्स ज्यादा हैं, तो फिर आप सिरिंज से सक करते हैं पर्ज वॉल पे, सिस्टम को फ्लो रेट हाई पे चला के और पर्ज वॉल के ऊपर सिरिंज लगा के सक करते हैं। इससे आपके सिस्टम से एयर निकल जाती है।
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनस्टेबल बेस लाइन। नॉर्मली ये देखा जाता है कि एनालिस्ट काम कर रहे हैं, बेस लाइन स्टेबल नहीं हो रही, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, बेस लाइन अनस्टेबल होने के पीछे क्या रीज़न है। तो इसका आंसर ये, अगर आपका कॉलम कंटामिनेटेड है, कॉलम में कंटामिनेशन है, तो आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं होगी। अगर आपका मोबाइल फेज मूविंग सॉल्वेंट अनस्टेबल है, होमोजेनाइज नहीं है, मिक्स नहीं है, तो आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं होगी। ज़्यादा बेस करता है कॉलम की परफॉर्मेंस, अगर कॉलम की परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो गई है तो आपके बेस लाइन स्टेबल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और मोबाइल फेस जो है उसके अंदर एयर ना हो, उसकी कंपोजिशन मिक्स हो, तो उसके भी चांसेस होते हैं ये बेस लाइन ठीक हो जाए। अगर वो अनस्टेबल है तो आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं होगी। वैसे नॉर्मली कॉलम की परफॉर्मेंस है, कॉलम बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, वॉश ठीक तरीके से नहीं है, तो जब भी प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं बेस लाइन स्टेबल नहीं होती। मोबाइल फेस की कंपोजिशन सेकंड ऑर्डर पर मैटर करती है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, आप किसी भी लेवल पर चले जाओ, ये सवाल आपसे लाजमी पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन रिवर्स फेस एंड नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी, ये क्या होती है। तो रिवर्स फेस और नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी दो टाइप्स है क्रोमेटोग्राफी में। तो इसमें होता क्या है कि रिवर्स फेस जो नॉर्मली, उसमें आपका मोबाइल फेस जो है मूविंग सॉल्वेंट मोर पोलर होता है, और आपका स्टेशनरी फेस लेस पोलर होता है, नॉन पोलर की टर्म भी यूज़ करते हैं। जबकि नॉर्मल फेस के अंदर आपका मोबाइल फेस लेस पोलर होता है, आपका स्टेशनरी फेस मोर पोलर होता है। ये दो नॉर्मल टर्म से HPLC क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होती है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर ज़्यादातर आप रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी पे काम करते हैं। एक चीज़ और, व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, इससे आप क्या जानते हैं। तो इसका आंसर बड़ी वास्ट टॉपिक है। इंटीग्रेशन में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो इंटीग्रेशन के अंदर बेसिकली आप क्या करते हैं कि जो आपने HPLC पर रन किया, परफॉर्मेंस जो आप टेस्ट करने जा रहे हैं, उसका इन द एंड आफ्टर कैलकुलेशन क्या आया, वो आप इंटीग्रेशन में देखते हैं। सारी चीज़ें रिजल्ट के फॉर्म में, जिसमें आपकी पीक एरिया भी आप चेक कर रहे होते हैं, पीक हाइट भी चेक कर रहे होते हैं, रेजोल्यूशन क्या है वो भी चेक कर रहे होते हैं, और आप इंटीग्रेशन में पीक एरिया कन्वर्जन करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो आते हैं पीक की नेमिंग करने के बाद, जो आपके पर्टिकुलर रिजल्ट्स क्रोमेटोग्राम पे आते हैं, उसको कैलकुलेट करना, थ्रू प्रोसेस करना, ये सारा इंटीग्रेशन के पैरामीटर्स में आता है। क्लियर। एक चीज़ और, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। कितने टाइप्स की इंटीग्रेशन हम यूज़ करते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, और कौन सी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इस पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नॉर्मली फार्मा के अंदर जो HPLC के ऊपर इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, आप दो टाइप्स की इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। एक होती है ऑटो इंटीग्रेशन और एक होती है मैनुअल इंटीग्रेशन। ऑटो इंटीग्रेशन ये होती है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम खुद ब खुद इंटीग्रेट करता है, और मैनुअल में ये होती है कि आप सिस्टम सीक्वेंस चलाने के बाद आफ्टर पोस्ट रन के अंदर जाके एक एक क्रोमेटोग्राफ को इंटीग्रेट करते हैं और फिर सारों को प्रोसेस कर लेते हैं। ये मैनुअल इंटीग्रेशन कहलाती है, और 90% लोग इसी मैनुअल इंटीग्रेशन फॉर्म में काम कर रहे होते हैं। ऑटो इंटीग्रेशन पे बहुत कम लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है। एक और चीज़, व्हाट इज RSD। नॉर्मल क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन आपका बैकग्राउंड जानना होता है तो वो पूछता है कि RSD बेसिकली है क्या। RSD के फुल फॉर्म होती है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी ये स्टैंडर्ड में कैलकुलेट की जाती है। आंसर बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड में आप कैलकुलेट करते हैं, और जो स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट लगाते हैं, उनके दरमियान 5 रेप्लिकेट्स में जो एरियाज हैं कितने % डेविएशन हो रहा है, उस चीज़ को चेक करना रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। डेविएट कितने के एक एरिया को दूसरे एरिया से, और उसकी खास लिमिट है वो 2% से ज़्यादा डेविएशन नहीं होना चाहिए 5 रेप्लिकेट के अंदर। अगर आपने एक स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट लगाए तो उनमें जो डेविएशन होगा, डेफिनेटली समथिंग होता है, कुछ ना कुछ तो होता है, तो वो 2% से ज़्यादा, 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी RSD फेल काउंट होती। दूसरी चीज़, क्वेश्चन 11, व्हाट आर द काजेज ऑफ RSD फेलियर। RSD फेल क्यों होती है, अक्सर ये प्रॉब्लम देखा जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो नंबर ऑफ रीज़न है RSD फेल होने के पीछे, पूरी एक मेरी वीडियो इसके ऊपर अवेलेबल है कि RSD क्यों फेल होती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें 2-3 फैक्टर आपने इंटरव्यू में बताने होते हैं। नंबर 1 आपका एनालिस्ट खुद इन्वॉल्व होता है, और नंबर 2 आपका सिस्टम भी होता है। एनालिस्ट इन्वॉल्व इस चीज़ से कि जो स्टैंडर्ड पे प्रेड किया है, अगर वो ठीक तरीके से होमोजेनाइज नहीं है, मिक्स नहीं है, तो आपकी RSD फेल हो जाएगी। ठीक है। और अगर सिस्टम के अंदर एयर ट्रैप हो गई, आपकी RSD फेल हो जाएगी। दूसरा, अगर आपका कॉलम कंटामिनेटेड है, वो एरिया में वेरिएशन ला रहा है, तो आपकी RSD फेल हो जाएगी। नंबर ऑफ फैक्टर्स में से आप 2 से 3 फैक्टर बता सकते हैं। पहला फैक्टर, आपने स्टैंडर्ड ठीक तरीके से मिक्स नहीं किया, RSD फेल हो जाएगी। सिस्टम के अंदर एयर ट्रैप हो गई, RSD फेल हो जाएगी। अगर सिस्टम में कंटामिनेशन है तो भी RSD फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक और चीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल क्या है HPLC के अंदर, इस पे भी मेरी बहुत सारी वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ऑडिट ट्रेल बेसिकली क्या है, मैं ऑडिट ट्रेल की ट्रबल शूटिंग में बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। ऑडिट ट्रेल बेसिकली क्या है, एक डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स होती है जो आप सिस्टम में ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। यानी सिस्टम के प्रोफाइल के अंदर
ایک ریکارڈ پورا سیو ہو رہا ہوتا ہے. جو بھی آپ HPLC کو آپریٹ کرتے ہیں, چلاتے ہیں, کوئی بھی اینالسٹ اپنی ID سے ایون سسٹم کو لاگ ان کرتا ہے, ڈیٹ, ٹائم اور آپریشن کے ساتھ سارا کچھ HPLC کے آڈٹ ٹرائل کے اندر سیو ہو جاتا ہے. آپ کی ایکٹیویٹی ایک ڈاکومنٹڈ ایکٹیویٹی ہے جو آپ کے ٹریپ کی ریکوائرمنٹ ہے, آڈٹ پوائنٹ سے ریکارڈ ہوتا ہے, جس میں آپ کی ٹریسیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ اس انسٹرومنٹ کو کیسے چلایا گیا, جو آپ کے انسٹرومنٹ کو, آپ کی ورکنگ کو ٹرانسپیرنسی شو کرتا ہے. اسی لیے آڈٹ ٹرائل بلٹ ہوتا ہے ہر انسٹرومنٹ کے ساتھ, انسٹرومنٹ کے اندر, جس میں آپ کا سارا آپریشن اینالسٹ کا سیو ہوتا ہے. کتنے آپ نے اسٹینڈرڈ لگائے, کتنے آپ نے سیمپل لگائے, کون سا بیچ لگائے, کس ڈیٹ کو لگائے, کس ٹائم کو آپ نے سسٹم کو لاگ ان کیا, کس ٹائم پہ آپ نے سسٹم کو لاگ آؤٹ کیا. یہ سارا ریکارڈ ڈیٹ وائز, ٹائم وائز سسٹم کے اس سیکشن میں سیو ہوتا ہے, جس کو ہم آڈٹ ٹرائل کہتے ہیں, جس سے آپ سسٹم میں آڈیٹر جو ہوتا ہے اس کو خاص چیک کرتے ہیں. تو یہ میں نے کچھ ایکسپیکٹڈ اور امپورٹنٹ کوشچن نکالے. اگر آپ اتنے ایکسپیرینس پہ انٹرویو کہیں دیتے ہیں HPLC سے حوالے سے, اگر آپ کی کوشچن آنسرنگ ہوگی تو اس طرح کے کوشچن آپ سے بتحاشا پوچھے جا سکتے ہیں. اور اس پہ تو نمبر آف کوشچن زیادہ ہے, لیکن میں ایک رینڈملی ایک آئیڈیا کے طور پہ آپ سے کچھ کوشچن نکالے, جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس ایکسپیرینس پہ اس طرح کے ایکسپیکٹڈ کوشچن سامنے آتے ہیں. ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ نے لائک کیے تو شیئر کیجیے, کمنٹس کیجیے. اگین کہوں گا جو لوگ چینل پہ نیو ہیں وہ تو لازمی سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسی ٹیکنیکل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.